हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका द सोशियो वाले प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 50, जिसमें आपको प्रश्नों को देखना है और खुद से आंसर देने का प्रयास करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि मैनुअल कास्टल के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति है एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क का समाज, वैश्वीकरण का संकट। और इसमें दिए गए विकल्पों में से सही आंसर ढूंढना है। मैनुअल कास्टल जो है, इन्होंने सूचना संबंधी विचार दिया है। इनका एक फेमस कॉन्सेप्ट है द नेटवर्क सोसाइटी, जिसमें उन्होंने 3 खंड की चर्चा की है। पहला है द नेटवर्क सोसाइटी, दूसरा है द पावर ऑफ आइडेंटिटी, और तीसरा है एंड ऑफ मिलेनियम। साथ ही में इन्होंने स्पेस ऑफ फ्लो का भी कॉन्सेप्ट दिया है और डिजिटल डिवाइड की भी इन्होंने चर्चा की है। और मैनुअल कास्टल सिटी को सूचना नेटवर्क के नोड्स के रूप में देखते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सूचना संबंधी क्रांति क्या है? एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क का समाज, या वैश्वीकरण का संकट? तो हम जानते हैं कि जो वैश्वीकरण का संकट है, लेजिटिमाइजेशन ऑफ क्राइसिस जो है, ये हैबरमास का कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन ए और बी, ये दो राइट है। सी ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखें और खुद से आंसर देने का प्रयास करें। इसमें कहा गया है, एल्टन मेयो ने उद्योग का धर्म का प्रभाव डॉट से रूपांतरण है एक धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की ओर, या फिर कर्मकांडी से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर, या फिर एक स्थापित से अनुकूली समाज की ओर, या मानकी से मुक्त समाज की ओर। तो उद्योगों का धर्म पर जो प्रभाव है, वो एक धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की ओर बनाना रहा है? नहीं, गलत है ये। अकॉर्डिंग टू एल्टन मेयो की हम बात कर रहे हैं। कर्मकांडी से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर रहा है, ये भी गलत है। क्योंकि और ऑप्शन देखते हैं। मानकी से मुक्त समाज की ओर रहा है, या फिर स्थापित से अनुकूली समाज की ओर रहा है? तो दिए गए ऑप्शंस में जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन सी है, कि एक स्थापित से अनुकूली समाज की ओर रहा है। जब उद्योग आए तो उद्योगों ने धर्म पर प्रभाव भी डाला, धर्म की कुछ मान्यताएं, कुछ रूढ़िवादी मान्यताओं पर प्रहार भी किया। एक समाज जो रूढ़िवादी समाज था, उसको अनुकूली समाज की ओर धीरे धीरे परिवर्तित करना शुरू किया। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ऑप्शन ए, बी या डी, अगर ये लॉजिकली देखा जाए तो ये सही नहीं होता, क्योंकि एक धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की वजह से कोई भी समाज नहीं है जिसे हम धर्म मुक्त कहा जा सके, या उस पर धर्म का कोई प्रभाव ही ना हो। ऐसा दुनिया में कोई भी समाज नहीं है। तो ऑप्शन ए तो 100% रॉन्ग हो जाता है। कर्मकांडी से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं, लेकिन एक समाज धर्मनिरपेक्ष हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष, उसमें कुछ ना कुछ धर्म का प्रभाव या हस्तक्षेप दिखेगा ही दिखेगा। तो ऑप्शन बी भी
नहीं सही होता है। ऑप्शन सी दिए गए ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर लॉजिकली देखा जाए, अगर ना पता हो कि एल्टन न्यू के अनुसार उद्योग का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, सिर्फ इतना ही पता, इतना ही अगर देखें कि उद्योगों का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उस हिसाब से भी हम ऑप्शन सी पर जा सकते थे। आगे बढ़े, क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से आंसर देने का प्रयास करिए। इसमें कहा गया है कि एक ऐसी इकोनॉमिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी हो। उत्पादन की यंत्र, या उत्पादन के साधन, या उत्पादन के संबंध, या फिर उत्पादन की प्रणाली। तो जो उत्पादन के संबंध और उत्पादन के साधन है, उत्पादन की प्रणाली में ही आते हैं। जब हम बात करते हैं उत्पादन की प्रणाली की, तो उसमें उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी। अब उत्पादन प्रणाली का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो ये सिद्धांत रिलेटेड है कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स ने साथ ही में अलगाव का भी सिद्धांत दिया है और वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का भी सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि उद्योगों में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है। जो नए नए विचार उद्योग क्षेत्र में पनप कर सामने आ रहे हैं, जिसमें ह्यूमन एक्शन को इंटरप्रेट करके देखा जा रहा है, तो उसमें कहा गया कि ह्यूमन एक्शन को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जा रहा है। ऑप्शन ए है पूरी तरह से आर्थिक गतिविधि के रूप में, नहीं। श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य न करे, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थात दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर खुद से देने का प्रयास करें। इसमें कहा गया है कि किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है विनिमय सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उद्विकासवाद, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति समाज में प्रतीकों के माध्यम से क्रिया अंतरक्रिया करता है। प्रतीक जैसे भाषा हो गया, वस्तु हो गया, भाषा, वस्तु, विचार, इन सभी के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, समाज में क्रिया अंतरक्रिया करता है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हर्बर्ट ब्लूमर से। उद्विकासवाद का सिद्धांत, उद्विकासवाद का सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करता है कि एक समाज का विकास किस रूप में हुआ है, कैसे एक सोसाइटी इवॉल्व होती है, कैसे एक ह्यूमन सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर इस सिद्धांत के फेमस विचारक माने जाते हैं, और डार्विनवाद का, जो कि डार्विनवाद के उद्विकास के सिद्धांत से ही प्रेरणा लेते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर समाज के उद्विकास के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से शरीर के, बॉडी के अंगों का विकास हुआ है, और उन अंगों के विकास, धीरे धीरे विकास और फंक्शंस ने शरीर की गतिविधियों को बनाए रखने में योगदान दिया है, उसी प्रकार से समाज के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं,
सो कॉल्ड जो ऑर्गन है समाज के, उनका विकास भी धीरे धीरे हुआ है और वो अपनी अपनी क्रियाओं के माध्यम से समाज को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत से रिलेटेड है अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्खीम, ये फेमस प्रत्यक्षवादी विचारक माने जाते हैं, समाजशास्त्री माने जाते हैं। इस प्रकार से अप्रत्यक्षवाद का क्या तात्पर्य है? प्रत्यक्षवाद कहता है कि समाज में घटित होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण की पद्धति के द्वारा समझा और देखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में सूची 2 को सुमेलित करना है। पहला है सोशल मॉर्फोलॉजी, रेसिप्रोसिटी परस्परता, एलायंस थ्योरी गठबंधन सिद्धांत, या स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक संरचनात्मक भाषाविद। तो संरचनात्मक भाषाविद किसे माना जाता है? हम जानते हैं कि संरचनात्मक भाषाविद जो है एफ.डी. सोसर को कहा जाता है। एफ.डी. सोसर स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक से बिलोंग करते हैं। और अलायंस थ्योरी ये लेवी स्ट्रॉस का फेमस कॉन्सेप्ट है। रेसिप्रोसिटी परस्परिकता ये मार्शल मार्स का कॉन्सेप्ट है। सोशल मॉर्फोलॉजी ये रैडक्लिफ ब्राउन का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 3412 3412। एफ.डी. सोसर की बात करते हैं तो इन्हें हम आधुनिक भाषा विज्ञान या संरचनावाद के जनक कहा जाता है और इन्होंने सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट भी दिया है। रैडक्लिफ ब्राउन की अगर बात की जाए तो रैडक्लिफ ब्राउन जो कि यूके के एक फेमस समाजशास्त्री हैं, इन्होंने संरचनात्मक कार्यवाद का सिद्धांत दिया है। साथ ही ये सामाजिक संरचना को संबंधों का जाल मानते हैं और समाज के अध्ययन में इनका झुकाव जो है वो समाज की तरफ, सामाजिक संरचना की तरफ अधिक दिखाई देता है बजाय व्यक्ति के। और इन्होंने वास्तविक सामाजिक संरचना, रियल सोशल स्ट्रक्चर और जनरल सोशल स्ट्रक्चर, इनके मध्य क्या अंतर है इसकी भी बात की है। मार्शल मार्स एक फेमस फ्रांसीसी विचारक हैं। इन्होंने टोटल अर्थात कुल सामाजिक तथ्य की चर्चा की है, टोटल सोशल फैक्ट। और इनकी एक बुक भी है जो काफी फेमस है, सिंबॉलिक वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। और जो लेवी स्ट्रास है ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसने नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिकी और सांख्यिकी प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन ए है सी लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, रैडक्लिफ ब्राउन और एसएफ नॉडेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राइट आंसर होगा इसका होगा सी लेवी स्ट्रॉस। सी लेवी स्ट्रॉस जिन्होंने अभी हमने देखा कि उन्होंने अलायंस थ्योरी प्रतिपादित की है और अलायंस थ्योरी के माध्यम से ही इन्होंने नातेदारी संरचनाओं का अध्ययन किया है और उन्होंने यांत्रिकी और सांख्यिकी प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं।
जेम्स फ्रेजर जिनका फेमस वर्क है द गोल्डन बाउल, जिसमें इन्होंने जादू और धर्म के बारे में अध्ययन किया है। एसएफ नॉडेल ये एक संरचनावादी विचारक हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ये भी एक संरचनावादी विचारक हैं, प्रकार्यात्मक संरचनावादी विचारक हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसने सामाजिक व्यवस्था में प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है? टालकट पार्सन, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर, ब्राउन मेलानोस्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टालकट पार्सन। टालकट पार्सन ने ही सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। और जो टालकट पार्सन है ये अमेरिकी समाजशास्त्री है। साथ ही इन्होंने एजाइल मॉडल का भी कॉन्सेप्ट दिया है। अपने एजाइल मॉडल में इन्होंने समाज की प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं अर्थात प्री रिक्विसाइट्स के बारे में बात करते हैं। और इन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत भी दिया है। अपने सामाजिक क्रिया सिद्धांत में इन्होंने व्यक्तिगत क्रिया पर सबसे ज्यादा बल दिया है। और इन्होंने अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में यूनिट एक्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया है। यूनिट एक्ट अर्थात जो एकाकी क्रिया होती है या क्रिया की इकाई है उसके महत्व उसके बारे में बताया है। और उसके यूनिट एक्ट में अपने क्रिया के 4 तत्व के बारे में बात करते हैं। पहला, क्रिया करने वाला एक्टर। दूसरा, किसी उद्देश्य के लिए वो क्रिया की गई होगी तो दूसरा तत्व है इसका एलिमेंट है गोल। तीसरा एलिमेंट है क्रिया का सिचुएशन, कि किसी स्थिति में वह क्रिया की गई होगी। और चौथा एलिमेंट है वैल्यू, नॉर्म्स एंड आइडियाज। तो एक क्रिया करने के लिए एक्टर चाहिए और वो एक्टर क्रिया क्यों करेगा? अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। और वो क्रिया जिस गोल को प्राप्त करने के लिए वो क्रिया करेगा वो एक परिस्थिति में क्रिया करेगा, एक सिचुएशन में क्रिया करेगा। और वह अपनी क्रिया में वैल्यू, नॉर्म्स और आइडियाज को ध्यान में रखकर वो क्रिया करेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने यूनिट एक्ट में 4 एलिमेंट की बात की है। और साथ ही इन्होंने पैटर्न वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट दिया है अर्थात प्रतिमान चर का कॉन्सेप्ट। और इन्होंने संरचनात्मक परिवर्तन को समझाने के लिए संरचनात्मक विभेदीकरण की अवधारणा दी है। संरचनात्मक विभेदीकरण की कॉन्सेप्ट दिया है। और इस कॉन्सेप्ट के जरिए ही इन्होंने समाज में होने वाले परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन को हम जानते हैं कि इन्होंने प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार के बारे में चर्चा की है। और साथ ही में आर.के. मर्टन एनोमी का भी कॉन्सेप्ट दिया है। अपने एनोमी के कॉन्सेप्ट के लिए इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने रेफरेंस ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। अर्थात जो वैल्यूज हैं, पार्टिसिपेटरी वैल्यूज हैं,
उन्हें सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाला माना जाता है। तो ये कौन कहता है? टालकट पार्सन, इमाइल दुर्खिम, ब्राउन मैलिनोव्स्की या आर के मर्टन? तो इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि अभी हमने देखा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टालकट पार्सन हो गया। साझा मूल अर्थात जिसमें सभी मूल्यों पर सभी की सहमति हो, उस समाज के सदस्यों की उन मूल्यों पर सहमति हो। और टालकट पार्सन जैसा कि हम जानते हैं एजिल मॉडल दिया है। एजिल मॉडल में ए फॉर एडॉप्टेशन, जी फॉर गोल, आई फॉर इंटीग्रेशन, एल फॉर लेटेंट फंक्शन। और अभी हम आर के मर्टन का एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इन्होंने 4 प्रकार की संस्थागत मजबूरियों की चर्चा की है। और वे 4 प्रकार की संस्थागत मजबूरियां क्या हैं, उसको इन्होंने कुडूस वर्ड से दर्शाया है, जहां सी का मतलब है कम्युनिज्म, यू का अर्थ है यू का तात्पर्य है यूनिवर्सलिज्म, डी का मतलब है डिसइंटीग्रेशन, ओएस का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिज्म। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 प्रकार की संस्थागत मजबूरियां के बारे में बात की है। पहला कम्युनिज्म, दूसरा यूनिवर्सलिज्म और तीसरा है डिसइंटीग्रेशन, चौथा है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिज्म। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसने आत्मतुष्टि भविष्य कथन के संबंध में लिखा है? आत्मतुष्टि भविष्य कथन, तो ये लिखा है आपके आर के मर्टन ने। आर के मर्टन, जिनके बारे में अभी हमने जाना कि इन्होंने प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार की चर्चा की है, और इन्होंने एनोमी को कॉन्सेप्ट दिया है। एनोमी दुर्खिम ने भी एनोमी को कॉन्सेप्ट दिया है, आर के मर्टन ने उसे और मजबूत किया है और आगे बढ़ाया है। इन्होंने रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है, इन्होंने रोल सेट का कॉन्सेप्ट दिया है, और इन्होंने 4 प्रकार की संस्थागत मजबूरियों के बारे में चर्चा की है, जिसे अपने कुडोस वर्ड से दर्शाया है। टालकट पार्सन्स, इनके बारे में हमने पीछे देखा था। आगे बढ़ते हैं। वेलफेयर परेटो, ये चक्रीय सिद्धांत से रिलेटेड है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन किया है। अब इसमें कहा गया है कि किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए है मॉर्गन, बी है मेलिनोव्स्की, सी है रैडक्लिफ ब्राउन, डी है दुर्खीम। तो जादू और धर्म के बारे में बताने का प्रयास मेलिनोव्स्की ने किया है, जिसमें मेलिनोव्स्की ने धर्म और जादू को ये पवित्र मानते हैं और विज्ञान को अपवित्र माना है। मेलिनोव्स्की जो जिन्होंने ट्रोबिएंट द्वीपवासियों का भी अध्ययन किया है। और मेलिनोव्स्की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जाते हैं। संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक भी माना जाता है। और इन्होंने थ्योरी ऑफ नीड्स का भी सिद्धांत दिया है।
जिसमें इन्होंने 3 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की है। पहली है प्राथमिक आवश्यकताएं, दूसरी है व्युत्पन्न आवश्यकताएं और तीसरी इन्होंने एकीकरण संबंधी आवश्यकताओं की चर्चा की है। और जादू, धर्म और विज्ञान के बारे में जैसा कि अभी हमने देखा, धर्म और जादू को ये पवित्र मानते हैं और विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। और साथ ही इन्होंने सार्वभौमिक कार्यवाद का भी सिद्धांत दिया है। अब मॉर्गन जो है, मॉर्गन एक अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। मॉर्गन ने फैमिली सोशियोलॉजी के बारे में अध्ययन किया है और इन्होंने जेंडर स्टडीज भी की है। जेंडर स्टडीज में इन्होंने अपना फोकस मेल्स स्टडीज पर रखा है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।